So I welcome everybody, and it's a most welcome to Ashish Sumaya, who is the CEO of White Oak Capital. तो आज का सेशन हम लोगों ने गाइस रखा है पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसमें हमने रिक्वेस्ट करा आशीष जी को कि अपना इनसाइट शेयर करें सो दैट हम लोग आप लोगों तक उनकी पूरी की पूरी क्या आउटलुक के बारे में वो जानकारी है। और एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, वो है कंपाउंडिंग। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे आशीष सोमाया से। तो आशीष जी, जैसे कि इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं शुरू में कि हमने, अगर हम मार्केट के बारे में बात करें, वेदर इक्विटी और डेट मार्केट, तो हम लोगों ने देखा कि भाई पूरा का पूरा 2022, अभी हम लोग एंड ऑफ 2022 में है, और 2022 पूरा का पूरा हम लोगों ने वॉलेटाइल देखा दोनों ही एसेट क्लासेस में। हाउएवर, अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उसमें काफी कंसिस्टेंसी रही है। इनफ्लोज के मामले में इन्वेस्टर्स ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है इस वॉलेटिलिटी के बीच में, और स्ट्रांगली एसआईपी का बहुत सपोर्ट मिला है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि 2023 में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें बरकरार रहेंगी, और आप क्या सोचते हैं 2023 के बारे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेके? श्योर। सो आनंद जी और निवेश की पूरी टीम को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जहाँ तक एसआईपी की बात है, देखिए क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसआईपी एक तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में और कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने का ये एक प्रेफर्ड मोड, प्रेफर्ड जरिया बन चुका है ऑलरेडी। और ये ज्यादा तौर पे कई लोग जो हैं, जो मंथली इनकम कमाते हैं और मंथली सेविंग्स करने का डिसिप्लिन भी रखते हैं, उन लोगों के लिए ये एक तरीके से डिफॉल्ट मोड बन गया है सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का। तो आप जानते हैं कि समझिए अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो महीने में 6,000-7,000 करोड़ रुपया इनफ्लो आता था एसआईपी के द्वारा। वो बिल्कुल। पिछले 3-4 सालों में डबल होकर के अब करीब करीब 13,000 करोड़ पर मंथ का फ्लो रहा है। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इंडस्ट्री देखें तो हर महीने लगभग कभी 30,000 करोड़, कभी 40,000 करोड़, कभी 50,000 करोड़ इस तरीके का इनफ्लो आता है। लेकिन इसमें से जो 12-13 हजार करोड़ एसआईपी का है वो बंधा हुआ है। 2,000 एसआईपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसमें स्लोली स्लोली इंक्रीज हर महीने 100-200 करोड़ रुपए का इजाफा ही होता है। और उसके अलावा जो और ऊपर से जिसको हम डिस्क्रेशनरी फ्लो बोलते हैं, कि वह एसआईपी के अलावा भी लोग हर महीने कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं कि और पैसा लगाया जाए, तो वो कभी 20,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़, कभी 40,000 करोड़ इस तरीके का होता है। तो ये जो एसआईपी के अलावा का जो डिस्क्रेशनरी फ्लो है, ये मार्केट को देख करके, रीसेंट एक्सपीरियंस को देख करके लोग काफी अपना चेंज करते रहते हैं। इसमें कभी इजाफा कभी घटौती ये सब चलते रहता है। लेकिन जो एसआईपी है वो बरकरार है, बरकरार रहेगा और मुझे लगता है बढ़ेगा भी। और जैसे पिछले 3-4 साल में एसआईपी का फ्लो डबल हुआ है, तो ऐसा कोई कारण मुझे नहीं नजर आता है कि ये आगे जाकर के फिर से डबल क्यों ना क्यों नहीं हो सकता है। इसका कोई कारण नहीं है एक्चुअली। आई थिंक दैट हैबिट इज हियर टू स्टे और वो आगे जाके बढ़ता चला जाएगा। ओके। ओके, सो वी कैन कंसिडर, हम ये मान सकते हैं कि 2023 में जैसे आप बोल रहे हैं कि एसआईपी का इनफ्लो बढ़ेगा, तो अगर एसआईपी की बुक बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री का ईयूएम भी काफी रैपिड स्पीड से हम लोग गोइंग फॉरवर्ड समझ सकते हैं कि भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तो जैसे कि हम इंडस्ट्री लोग का एयूएम भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में, देखिए मैं आपको एक चीज सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि 2012 में, 10 साल पहले, इक्विटी म्यूचुअल फंड का कॉर्पस था 1,70,000 से 1,80,000 करोड़। बिल्कुल। तो वहां से आज 21 लाख करोड़ हो चुका है। हम्म। तो क्या है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तो मार्केट मूवमेंट से भी बढ़ती है और इन्फ्लोस की वजह से भी बढ़ती है। और हमारे इंडस्ट्री में आपने थोड़े समय पहले कंपाउंडिंग का जिक्र किया, तो कंपाउंडिंग और एक तरीके की होती है कि जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो और पैसा आता है। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो केवल रिटर्न से नहीं, जब रिटर्न्स अच्छा होता है तो इनफ्लो में भी काफी पेस होता है। तो इसीलिए आप देखिए पिछले 10 साल में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। और अब जा करके तो लोगों को इसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब जाकर के लोगों, हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाली है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है। तो आने वाले 10 साल
आप चाहे एसआईपी का इनफ्लो देखें या इक्विटी इंडस्ट्री का साइज देखें, आने वाले 10 साल में फिर से ये भले 10 गुना नहीं बढ़ेगा इस बेस से, लेकिन 5 गुना क्यों नहीं बढ़ सकता है, इसका कोई सवाल नहीं है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर 20-21 लाख करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, तो ये 1 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 20 ट्रिलियन रुपीज है अभी, वो 100 ट्रिलियन आपको दिखेगा अगले इजीली 10 साल में। 5 टाइम्स इजीली हो सकता है, तो 5 टाइम्स, इट हाँ। पिछले हाँ 10 साल में 10 गुना बढ़ा है, हाँ अगले हाँ। 10 साल में कुछ नहीं तो 5 गुना तो बढ़ ही सकता है। So it's a very good opportunity for the partners or the person who is into the business of mutual funds basically. बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। सो जैसे कि कंपाउंडिंग के बारे में बात हुई अभी, तो क्या आप हमारे पार्टनर्स को आसान शब्दों में बता पाएंगे कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली होता क्या है, और ये कैसे काम करता है, एक इन्वेस्टर कैसे इसमें इसके थ्रू अपना वेल्थ क्रिएट कर सकता है? आप शायद म्यूट में हैं आशीष जी। हाँ। फ्यूचर का जब बात हम करते हैं ना, तो लोगों को उसको विजुअलाइज करना और इमेजिन करना बहुत मुश्किल लगता है। और हम्म, फ्यूचर की जब बात करते हैं, लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई ख्याली पुलाव यहाँ पे पकाया जा रहा है। तो हम्म, फ्यूचर की बात नहीं करते हुए अगर मैं पास्ट का एग्जांपल दूं, तो कंपाउंडिंग थोड़ा और आसानी से लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप आज आप देखते हैं कि सेंसेक्स का लेवल 60,000 के ऊपर, इस तरीके के नंबर्स आप सेंसेक्स को लेकर के हमेशा आप जिक्र करते हैं। लेकिन शायद आपको पता होगा कि 30 साल पहले सेंसेक्स का लेवल करीब करीब 1,000 के आसपास था। तभी ये 50,000, 60,000, 70,000 ये सारी बातें होती नहीं थी। राइट। पिछले 30 साल में 1,000 से जब सेंसेक्स 60,000 हुआ है, तो कैसे हुआ है आप देखिए कि अगर 30 इयर्स का आप लंबा हिस्ट्री पकड़ते हैं, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा ऊंच नीच होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग को लेकर के। लेकिन अगर मैं आपको पिछले 30 साल की हिस्ट्री बताऊं, तो एक डेटा क्लियर है कि पिछले 30 साल में सेंसेक्स की जो कंपाउंडिंग है, वो लगभग 12% कंपाउंडेड ईयर ऑन ईयर, इस रेट से सेंसेक्स का ग्रोथ हुआ है। तो मैंने क्यों बोला कि मैं पास्ट का एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समझिए कि किसी ने 1,000 रुपया डाला होता 1991 में। हम्म, अब जो चीज, देखिए जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको मैं एक एरिथमेटिकली एक चीज बताना चाहता हूँ। एरिथमेटिक में एक है रूल ऑफ 72। वो बिल्कुल। कंपाउंडिंग समझने के लिए, सबसे पहले कंपाउंडिंग समझने के लिए रूल ऑफ 72 समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो रूल ऑफ 72 एरिथमेटिकली ये क्या, एक रूल ऑफ थंब है या एक सिंपल शॉर्टकट है। रूल ऑफ 72 का शॉर्टकट क्या है कि 72 जो नंबर है, उससे अगर आप समझिए, मैं आपको बोलता हूँ कि 12% कंपाउंडेड है, तो 72 से अगर आप 12% को डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 6। तो इसका क्या, रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि 12% रेट से जो चीज ग्रो करती है, वो हर 6 साल में आपका पैसा डबल करती है। ओके। और अगर इस सेम रूल को आप और एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर मैं आपको 12% बोलने के बदले मैं आपको बोलूं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर 6 साल में पैसा आपका डबल कर देगा, तो 72 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई इसका रेट 12% चल रहा है। तो ओके। रूल ऑफ 72, कंपाउंडिंग की बात करने से पहले ये जो मैंने बोला रूल ऑफ 72, ये समझना बहुत जरूरी है कि 72 का जो आंकड़ा है, इससे अगर आप रेट को डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने साल में पैसा डबल होता है। और 72 का जो आंकड़ा है, इससे आप कितने साल में पैसा डबल होगा उसको डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा किस रेट से कंपाउंड हो रहा है। तो आप समझिए कि भाई आपका सेविंग बैंक में पैसा 3% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, और आप सेविंग बैंक में पैसा रखे। अब यहाँ पे मैं सेविंग बैंक में ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई लोएस्ट बैलेंस ऑफ द मंथ पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो सब मैं नहीं देख रहा हूँ। बट मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने सेविंग बैंक में पैसा रखा, तो समझो 3% का रेट है। इसका क्या मतलब है कि भाई आपका पैसा हर 24 साल में डबल होएगा, 3% का रेट है तो, बिकॉज 72 डिवाइड बाई 3 इज 24। हम्म, तो सेविंग बैंक में रखेंगे 3% के रेट पे, तो 24 साल लगेंगे पैसा डबल होने में। अगर आप एफडी का रेट लेते हैं 7%, तो आप समझिए कि लगभग 72 डिवाइड बाई 7, तो आप समझिए लगभग 10 साल में पैसा आपका
डबल होएगा। मैंने बोला कि फ्यूचर को छोड़ दीजिए, पिछले 30 साल में सेंसेक्स का 12% ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है कि सेंसेक्स ने हर 6 साल में आपका पैसा डबल किया है। तो समझने वाली बात क्या है कि 1991 में अगर किसी ने 1,000 रुपया डाला होता तो 1997 में वो 2,000 होता। बिल्कुल अब 1997 से गिनती 2000 से स्टार्ट होएगी, 1000 से स्टार्ट नहीं होएगी। बिल्कुल। तो 2003 में अगले 6 साल में 2000 का हो जाएगा 4000। 4,000 2003 से 2009 आप 6 साल गिनिए तो हो जाएगा 8000। फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट है। 2009 से 2015 आप गिनिए तो 8 का हो जाएगा 16। हम्म, 2015 से 2021 आप गिनिए तो 16 का हो जाएगा 32। बिल्कुल। राइट। और 2021 से अब जर्नी स्टार्ट हुई है, डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न 12 से ऊपर आया है। तो 32 का हम 64 नहीं पहुंचे, लेकिन 60 तो पहुंच गए। कहीं न कहीं अगले थोड़े समय में 64,000 आपको दिखेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कंपाउंडिंग, देखिए जितने भी लोग एरिथमेटिक जानते हैं उन सबको अगर मैं बोलूं कि 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12, तो सबको ये समझ में आता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लीनियर, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। हम्म, लेकिन 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक नॉन लीनियर ग्रोथ। तो स्टॉक मार्केट और इक्विटी का सबसे पावरफुल चीज क्या है कि ये आपका पैसा हमेशा नॉन लीनियर तरीके से ग्रो करता है। राइट। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 करेंगे तो वेल्दी नहीं बन सकते हैं, लेकिन 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 करेंगे तो वेल्दी बन सकते हैं। तो ये एक्चुअली एरिथमेटिक समझना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ 72 समझना बहुत 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 जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि एसआईपी का और एक फायदा क्या है। एसआईपी का और एक फायदा ये है कि भाई, ये तो मैंने बोल दिया कि 12% कंपाउंडेड, लेकिन एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरती है तो वो आपके कंपाउंडिंग को और फायदा कर इजाफा करती है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो पैसा सस्ते लेवल पे लगता है, और पूरी की पूरी अमाउंट जो सस्ते लेवल पे इन्वेस्ट होती है वो फिर आगे जाकर के आपको ज्यादा। तो अभी एरिथमेटिक का मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 30 साल का सेंसेक्स का ग्रोथ समझिए 12% है। हाँ अब जी। आनंद जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ या आपको एक रिडल देता हूँ, पजल देता हूँ कि भाई 30 साल का हिस्ट्री 12% कंपाउंडेड है। तो जो मार्केट 30 साल में 12% से कंपाउंड हो रहा है उसमें आप 12 से ज्यादा रिटर्न लाके दिखाइए मुझे, कैसे लाके दिखाएंगे? वो तो सिर्फ बाय ऑन डिप्स पे ही हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। सो योर अरिथमेटिक इज वेरी वेरी पावरफुल कि भाई 30 साल का हिस्ट्री 12% कंपाउंडिंग का है। हम्म। तो अगर आपको 12 से ज्यादा रिटर्न फेच करना है तो आप ऐसे समय पे इन्वेस्ट करिए जहां पे नियर टर्म हिस्ट्री 12% से नीचे है, तो वो नियर टर्म फ्यूचर 12% से ऊपर आएगा, तब जाकर के पूरा मामला 12 पे एवरेज में बैठेगा। अब पिछले 1 साल का रिटर्न इंडेक्स का 0 है, करेक्ट। बिल्कुल। तो अगर हम सोचते हैं कि भाई लंबे अरसे का 12% कंपाउंडेड है, तो पिछले साल 2 साल में जब, पिछले साल 1.5 साल में जब 0 दिख रहा है, हम्म। यहाँ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आगे कहीं न कहीं पे अबव एवरेज रिटर्न अपने को मिल मिल सकता जाए। है। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग से पैसा ग्रो करने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं क्योंकि रिडल और पजल की बात कर रहा हूँ, तो हम्म। आप ये 1 सेकंड के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए मैं चुप बैठता हूँ। मैंने स्क्रीन पे क्या पजल डाला है, आप जरा, आप भी पढ़िए, हमारे दर्शक भी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि एक सिंपल चुनौती है कि एक सीधा साधा स्क्वायर पेपर है। आमतौर पे हम लोग सब ये पेपर से क्लासरूम में बैठते थे तो रॉकेट बनाते थे, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप सोचिए कि ये पेपर को 50 बार फोल्ड कर सकते हैं क्या? और 50 बार फोल्ड करेंगे तो ये पेपर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, सोचिए आप जरा। सी व्हाट डज इट से, जस्ट रीड इट। What would be the width of a paper if we fold it for 50 times? Every time we fold it in half, it double the thickness. So 2, 4, 8, 16, हम्म, 32, ये जो मैंने 64. आपको बोला कि कंपाउंडिंग ऐसे होती है। बिल्कुल। Every time it double basically. तो एक Uh, पेपर लिया, उसको फोल्ड हाँ, करेंगे तो 2 लेयर हो गए, बिल्कुल।
फिर 2 लेयर के 4 लेयर हो जाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे 4 लेयर के 8 लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल। बोलने वाली बात क्या है कि भाई ये 50 टाइम्स वगैरह इट्स अ मिथ, आप किसी हाँ, पेपर को इतनी सारी बार फोल्ड कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये क्या बता रहा है, 50 बार अगर आप, पहले तो कर नहीं सकते आप, बट अगर आप कर देते, अगर आप कर देते तो हम्म। 157 मिलियन किलोमीटर्स का थिकनेस हो जाता पेपर का। मतलब वो एक ओ पेपर माय। को आमतौर हाँ। पे, समझिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाँ। रेस्टोरेंट में टेबल होता है, तो टेबल का जो पैर होता है कभी इम्बैलेंस होता है, यस। राइट। फिर वो आपको खाना खाते समय इरिटेट करता है कि भाई ये टेबल इतना हिल क्यों रहा है। हम्म। फिर आप क्या करते हैं, कहीं अपने जेब से कहीं से एक पेपर निकालते हैं, उसको 4 बार फोल्ड करते हैं और टेबल के नीचे रखते हैं कि भाई चलो अभी जो ऊपर नीचे है वो बैलेंस हो जाएगा। हम्म। ये क्या बता रहा है कि 4-5 बार फोल्ड नहीं, आप अगर उसको 50 बार फोल्ड कर देंगे तो टेबल का गैप नहीं, वो अर्थ से लेकर के सन तक आपको पहुंचा ओ। देगा। अब ये किसी ने सोचा नहीं होएगा कि 50 बार फोल्ड, पहले तो 50 बार फोल्ड कर नहीं सकते, लेकिन 50 बार फोल्ड करते तो पेपर की थिकनेस इतनी बनती कि अर्थ से लेकर के सन का डिस्टेंस पूरा एक्लिप्स हो जाता। ओ। करेक्ट। सो यस। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट ओके। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये पेपर को छोड़िए, ऐसा पैसे के साथ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जैसे आपने बताया, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आशीष जी किन किन बातों का हमारे निवेशक या हमारे पार्टनर्स अपने एडवाइस करते हुए ध्यान रखें, सो दैट उनके क्लाइंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। एक तो आपने जैसे बोला कि भाई 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बनता है, तो इससे ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा किन किन बातों का ध्यान रखें सो दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग अपने क्लाइंट्स को पार्टनर्स के थ्रू दिला पाए। सी एक मिथ्या है लोगों के माइंड में कि भाई निवेश करने के लिए पहले पैसा इकट्ठा करो फिर निवेश करो। सी लोगों को क्या लगता है कि भाई हम अगर किसी को जाके पिच करेंगे कि भाई आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, हम्म। तो आमतौर पे लोगों को क्या लगता है कि मैं हाँ पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मिनिमम हमारे जैसे फंडों का किसी का 500 रुपया है। बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा भी एक फंड जानता हूँ जहाँ पे मिनिमम 10 रुपया है, और मैं हम्म। ऐसे भी फंड जानता हूँ जहाँ पे मिनिमम 100 रुपया है। तो सबसे बड़ी बात, लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए शुरुआत में ही बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसको लगाएंगे। ऐसे हम्म। करेंगे तो कभी शुरुआत होगी नहीं आपकी। बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप कितना निवेश से स्टार्ट करते हैं, हम्म। लोगों की गाड़ी वहीं रुक जाती है। दूसरा पॉइंट, कितने लंबे अरसे के लिए आप डटे रहते हैं। और तीसरा पॉइंट, किस रफ्तार पे, किस रेट पे आपका पैसा ग्रो करता है। ग्रो। सब लोग पहले आइटम पे ही ठोकर खा जाते हैं कि भाई हाँ पैसा इकट्ठा होने दो फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कितने लंबे अरसे तक आप डिसिप्लिन के साथ डटे रहते हो। बिल्कुल। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किस रेट पे आपका पैसा ग्रो करता है। क्योंकि अब देखिए मैंने आपको सरल एग्जांपल दिया सीधा सीधा कि अगर 1991 1992 जब भी हर्षद मेहता वाला वो बूम हुआ, उसके पहले उसके बाद जब भी अगर आप स्टार्ट करते तो 12% के रफ्तार से सेंसेक्स ग्रो हुआ है। हम्म। आप लाख रुपए से स्टार्ट करते, तभी लाख रुपए बड़ी रकम थी, 10,000 रुपए से स्टार्ट करते बिल्कुल। तो 10,000 रुपए का 6 लाख रुपए हो जाता। करेक्ट। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई 1 लाख से स्टार्ट करते तो 60 लाख हो जाता, तो वो हम्म। बात तो सही है। लेकिन द पॉइंट इज दैट स्टार्ट तो करिए, तो स्टार्ट तो आपके करिए लंबे आपके अरसे हिसाब। के लिए। और हम्म। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगा कि आमतौर पे फर्ज कीजिए अनंत जी आपकी एज क्या है, यू आर 35, 38, यप। यप यप, यू आर राइट। 35। या तो आपका इन्वेस्टमेंट करियर कितना लंबा है यहाँ से, आपको अराउंड क्या लगता है? 20 years from here, more. सो अनंत जी एक्चुअली योर जनरेशन विल लिव अप टू 90 ईयर्स। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ना, हम्म। तो एवरेज एक्सपेक्टेड एज 47 था। हाँ जी। आज इंडिया ने इतना तरक्की किया है और मेडिकल साइंस ने भी तरक्की किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स की है। बिल्कुल। तो समझिए मेरे एज के जो लोग हैं, आई एम 47, हमारे एज हम्म। के लोग समझो वी विल लिव टिल 70 75। आप हमारे से काफी छोटे हैं, यू विल बिल्कुल। लिव टिल
और आपके जो किड्स हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, दे विल क्रॉस 100। थैंक यू। तो बोलने वाली बात क्या है कि आप अभी 35 के हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करियर चलेगा और 40-50 साल। तो 40-50 साल तो है आपके पास। और मोदी जी बता रहे हैं कि अगले 25 साल इंडिया का अमृत काल है। वो भी कोई स्लोगन नहीं है, उसके पीछे भी बहुत ही आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, उसके पीछे भी प्रॉपर एरिथमेटिक है, प्रॉपर साइंस है उसके पीछे भी। हाँ जी। तो 35 से लेके 75 तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट करियर चलेगा तो आपके पास टाइम भी है और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी बनने वाला है। आपको खाली डिसिप्लिन चाहिए। और ओके। इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाने के लिए हमको इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, हमको खाली सिंसियर और डिसिप्लिन लोग ही चाहिए। क्योंकि 30 साल पहले मार्केट ने 12% कंपाउंड रेट दे दिया। बिल्कुल। तो जो लोग सिंसियर थे और डिसिप्लिन थे उनका पैसा बन गया। जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने तो जितनी बार मार्केट ऊपर गया तब पीक डिक्लेयर कर दिया, फिर बॉटम को टाइम नहीं कर पाए, फिर मार्केट के बाहर ही रह गए, कोई गलत शेयर लेके बैठ गया, अच्छे शेयर बेच दिए, खराब शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। ऐसा इंटेलिजेंट लोग ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। जो स्मार्ट लोग हैं वो हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं। तो वी नीड सिंसियर पीपल, वी नीड डिसिप्लिन पीपल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट में कितना कैपिटल है वो बात की बात है। तो कैपिटल तो जिसके पास जितना है उतना ही होगा, उसका तो आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो भी कैपिटल है उससे स्टार्ट करो और डिसिप्लिन रखो। तो आपके हिसाब से जैसे कि भाई अर्ली स्टेज में व्हेन व्हेन अ पर्सन, अ यंग बॉय और अ गर्ल स्टार्ट द जॉब, तो उसे जभी से स्टार्ट कर देना हम्म चाहिए। सो अर्ली स्टेज इज वन थिंग व्हिच यू मेंशन कि भाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। हम्म सेकंड, डिसिप्लिन्ड अप्रोच। एंड जल्दी थर्ड, स्टार्ट करने का फायदा क्या है? जल्दी स्टार्ट करेंगे तो बड़े कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जितना भी कैपिटल है उसको टाइम ही बड़ा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 6 साल और देंगे। देखिए अभी हम्म। सेंसेक्स 60,000 पहुंचा है। हाँ जी। जो रेट से ग्रो किया है ना, 6 साल और देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। बिल्कुल। तो बात क्या है कि स्टार्ट अर्ली करेंगे तो आपका कैपिटल कम ज्यादा क्या है, वो तो मार्केट ही आपका कैपिटल ग्रो कर देगा। हाँ, वो राइट। परसेंटेज इफेक्ट उसी पे आ जाएगा जितना भी आपने इन्वेस्ट करा अमाउंट। यस। तो मैं अपने पार्टनर्स को एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आशीष जी, आपका मैसेज कि अर्ली स्टार्ट हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करें, डिसिप्लिन्ड अप्रोच सजेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि आशीष जी ने बताया, ये तीन मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिसमें कि जिसके थ्रू हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं पार्टनर्स को बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं गाइस। तो ये तीन चीजें आप अपने इन्वेस्टर्स को जरूर कम्युनिकेट करें। तो आशीष जी, जैसे आप बता रहे हैं, डिसिप्लिन्ड अप्रोच एक बार लेना जरूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि हमने जैसे इससे पहले बात करी थी बाय ऑन डिप्स की, तो बाय ऑन डिप्स हर कोई नहीं ग्रैब कर पाता, इन द सेंस कि बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता। और दूसरी हम्म आपने बहुत अच्छी बात करी थी डिसिप्लिन्ड अप्रोच की। तो मैक्सिमम बेनिफिट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लेने के लिए क्या रेगुलर इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी चलाते रहें, और जब भी बॉटम आउट आए, मार्केट लगे कि थोड़ा नीचे आ रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहें, ये स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है, या ओनली एसआईपी की स्ट्रेटेजी पे फोकस करें इन्वेस्टर? सी एक्चुअली बाय ऑन डिप्स की मैं आपको एक बढ़िया चीज आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल देके, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। आपको पता है कि बाजार को हम समझते हैं कि बाजार सिक्लिकल है। करेक्ट। राइट। बाजार आप समझते हैं कि सिक्लिकल है। तो कोई भी जो सिक्लिकल चीज होती है, वो सिक्लिकल चीज को कैसे दर्शाया जाता है? पिक्चर, अगर मैं आपको एक फोटोग्राफ या एक पिक्चर बिल्कुल। बताऊं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सिक्लिकल चीज है उसको कैसे दर्शाया जाता है। वो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये एक वेव दिख रहा है, वेव, यस। या यू कैन सी दिस वेव। हाँ जी, बिल्कुल। तो आमतौर पे बाजार का जो लोगों का इमेजिनेशन है ना, वो एक वेव के जैसा है। ठीक है। लेकिन ये हम्म वेव में देखें, यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे ट्रफ है, ये हम्म। टॉप है, ये बॉटम है। तो बिल्कुल। लोगों को लगता है कि नीचे लेना चाहिए और ऊपर हम्म। बेचना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो सेंटर लाइन है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, हाँ जी। इसका सेंटर लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है बीच में। तो हाँ कभी जी, ऊपर कभी नीचे, और एक स्ट्रेट लाइन। आपको बाजार की मैं खास बात बोलता हूँ, बाजार बिल्कुल ऐसे ही चलता है। लेकिन खास बात क्या है पता है? यहाँ पे जो सेंटर लाइन है ना, वो हम्म। फ्लैट लाइन है। बिल्कुल।
बाजार का जो सेंटर लाइन होता है ना, वो फ्लैट लाइन नहीं होता है, 45 डिग्रीज ऊपर की तरफ का लाइन होता है। बिल्कुल, हाँ जी, करेक्ट। तो बिल्कुल। समझने वाली बात यह है हम्म, कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, लेकिन डिप को टाइम करने में या डिप को फोरकास्ट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में बाजार ऐसा है कि जो डिप आता है ना, वो अगला डिप है, वो पिछले डिप के ऊपर के लेवल पे ही आएगा। बिल्कुल, मार्केट मेक्स, जिसको क्या बोलते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म मार्केट मेक्स न्यू हाइज, बट इट ऑल्सो मेक्स हायर लोज, बिल्कुल। हायर हाइज एंड हायर लोज। लोग राइट। तो 2008 में मतलब जब बाजार ग्राफ ऐसे क्रैश जा हुआ, रहे हैं। हाँ, तो मार्केट चलता ऐसे ऐसे ही है, हम्म, लेकिन उसकी एक्सिस ऊपर की तरफ है। बिल्कुल सही बोलते हैं। तो वो साइन वेव जो हम फिजिक्स में और इलेक्ट्रिक करंट में जो साइन वेव पढ़ते थे ना, हम्म, वो ऐसी साइन वेव थी, अप एंड डाउन वाली, जिसका सेंटर लाइन फ्लैट है। शेयर बाजार में भी अप एंड डाउन वाली साइन वेव है, लेकिन उसका सेंटर लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है 45 डिग्रीज। बिल्कुल, तो मेन पॉइंट क्या है कि डिप्स पे या लोअर लेवल पे लेंगे तो ज्यादा रिटर्न बनेगा, बात सही है, लेकिन ये डिप्स को कोई टाइम कर नहीं पड़ता है, कर नहीं पाता है। बिल्कुल। और आमतौर पे जब डिप्स आते हैं तो लोग घबराए हुए होते हैं। हम्म। जैसे कॉशियस, लोग बिल्कुल। क्या लोग क्या बोलते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर तो यार महंगा ही रहता है हमेशा। हम्म। अरे भाई, जब ये मार्च 2020 में 700 रुपया हो गया था, तभी होश थे किसी के लेने के? नहीं थे ना, तो फिर बातें करके फायदा क्या है? हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ। तो डिप में खरीदना तो चाहिए, लेकिन डिप जब आता है तभी तो सब लोग जान बचाने में लगे हुए होते हैं। वो स्टोरी है ना, ग्रीड एंड फियर वाली, आशीष जी। बेसिकली इन्वेस्टर्स के माइंड में यही रहता है। फियर भी एकदम आता है और ग्रीडीनेस भी हम्म। एकदम आती है। हाँ, तो मैं तो 24 ईयर्स से मार्केट फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को 24 ईयर्स में लोगों ने 4 बार बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। हम्म। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल। और 2020 में तो बिल्कुल ही ऐसा हमने देखा भी है। रिसेंटली एग्जांपल है कि लोगों ने पैनिक सेलिंग बहुत बहुत ही ज्यादा मार्च के एंड में हमने देखी थी, बिफोर लॉकडाउन हाँ, जो आई। उतना ही पैनिक होता है। 2001 में जब लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का ब्लो अप कर दिया ना, तो लोगों को हम्म, लगा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पूरा दुनिया हम्म, खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे हम्म। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। हाँ, 2008 में जब लेमन ब्रदर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो गया ना, तो हम्म, लोगों को लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, सारे के सारे शेयर बाजार बंद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल। लगता था लोगों को। और बेस्ट पार्ट ये है आशीष जी कि जितना तेजी से नीचे जाता है उतना ही वी शेप रिकवरी उतनी ही सूनर एंड फास्टर आती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो डिप्स पे लेना जरूरी है, बात सही है। डिप्स पे लेंगे तो मैंने भी जैसे समझा है कि लंबे अरसे का हिस्ट्री 12% कंपाउंडेड है। तो हम्म, जब डिप्स पे लेंगे, जब रीसेंट रिटर्न खराब है तब लेंगे, तो आगे जाकर के रिटर्न अच्छा बन सकता है। लेकिन तब लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि डिप्स की वेट नहीं करते, कंसिस्टेंटली रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम एवरेज विल बी बेटर। दैट इज द वे टू डू इट। हाँ, हम ऑन एन एवरेज जो आपने 12% का रिटर्न दिखा बताया है उससे बेटर रिटर्न निकल सकते हैं। आई कम्प्लीटली बिल्कुल। एग्री। बिल्कुल। सो आशीष जी, अगर हम करंट एनवायरनमेंट की बात करें, बिकॉज ऑफ सर्टन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से अभी थोड़े से इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं। जैसे कि अगर हम देखें, इनफ्लोज नवंबर में जो इक्विटी फंड में आए, वो करीबन, जहां तक मेरे को ध्यान है, वो लास्ट ईयर अप्रैल से भी लोज पे चले हम्म। गए। हम्म। पॉजिटिव थे मगर वो थोड़े से कम कम थे। जी। अगर हम पिछले 15-20 महीने की बात करें, तो जी। उस हिसाब से इन्वेस्टर को किस हिसाब से हम कॉन्फिडेंस दे पाए कि नहीं, यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जैसा आपने भी बोला कि मोदी जी बोलते हैं कि भी आने वाले 10-15 साल, 20 साल बहुत ब्राइट है। तो उस वो कैसे हम ये चीजें कम्युनिकेट कर पाए अपने क्लाइंट्स को, पार्टनर्स के थ्रू, सो दैट दे कैन गेन द बेनिफिट ऑफ दिस करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी में। और वो कॉशियस हैं, ठीक है, मगर वो एक इन्वेस्टमेंट अपना उस हिसाब से करें, सो दैट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले जाएं। सी कॉशियस, आपको हमको सबको एक चीज समझना चाहिए कि डेफिनेटली बाजार जब गिरता है, 1 आध साल तक रिटर्न नहीं बनता है, लोग कॉशियस होते हैं। हम्म, पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं बना है लोगों का, क्योंकि घूम फिर करके निफ्टी वहीं पे है। पहले 18,500 से 15,000, फिर 15,000 से 18,800, फिर 18,800 से फिर अभी 18,000 के आसपास। तो काफी ऊंच नीच हुई है। और इनफैक्ट निफ्टी को छोड़ के
अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 500 ये सब बात करें तो नेगेटिव ही है रिटर्न एक्चुअली, करेक्ट। तो बिल्कुल। बट लेकिन क्या है कि एक साल रिटर्न नहीं बनने में, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है। जो 12% कंपाउंडेड मैंने बोला पिछले 30 ईयर्स की सेंसेक्स की हिस्ट्री है, लेकिन उसमें ऐसा रूल थोड़ी है कि 12% वो एफडी नहीं है ना कि हर साल 12 मिलेगा। हम्म। और एक्चुअली हर साल 12 मिलेगा तो आप उसमें अबव एवरेज कैसे हासिल करेंगे, बिल्कुल। करेक्ट। सो एक्चुअली क्या है कि जब रिटर्न खराब होता है तब तो मौका है और इन्वेस्ट करने का। तो एक्यूमुलेशन उसका फेज। एक्यूमुलेशन फेज है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि बाजार जब गिरता है तो हम सबको, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, वो सबको इकोनॉमिक्स डिग्री की या पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। सब लोग अखबार, वही अखबार पढ़ते हैं। तो जब बाजार गिर रहा है तो हमारे यहाँ पे बाजार क्यों गिर रहा है? क्योंकि गोरे यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग हो रही है। एफआईएस की सेलिंग हो रही है तो क्या आपने ऐसा पढ़ा कि भाई भारत की आर्थिक व्यवस्था खतरे में है, भारत की जो इंडिया की सारी कंपनियां हैं वो गड्ढे में है? ऐसा आप 5-7 साल पहले सुनते थे, तब समझ में आता था कि भाई हमारी आर्थिक व्यवस्था में काफी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, काफी हाँ जी। इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। हम्म। लेकिन अब तो आप ऐसा नहीं सुनते हैं। अब तो आप ऐसा सुनते हैं दैट इंडिया इज द साइनोशेयर ऑफ द वर्ल्ड्स आईज, इंडिया इज द डार्लिंग, बिल्कुल। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई चाइना में प्रॉब्लम है, यूरोप में रिसेशनरी फेज आने वाला है, यूएस में रिसेशन आने वाला है। हाँ तो बिल्कुल। बाहर के कारणों की वजह से, जब बाहर के प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा बाजार गिरता है तो हमारे हम्म। लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। सो हम्म। इसलिए मैंने बोला कि सबको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो हम भाप सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब सारा का सारे हालात यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर भी हमारे मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है कि वो बाहर के कारणों की वजह से हो रही है। और जब बाहर के कारणों की वजह से यहाँ पे सेलिंग होती है, जैसा आपने भी बताया, बाजार गिरता है और फिर बाउंस बैक कर जाता है, तो जहाँ पे फायदा उठाना होता है वहां पे हम घबरा जाते हैं, फिर हमारे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। सो आई थिंक अभी का जो माहौल है अगले 6 से 9 महीने का, इसमें ऊंच नीच लगी रहेगी। जब तक बाहर का माहौल खराब है तब तक ऊंच नीच लगी रहेगी, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद हमारा मार्केट सस्ता होता चला जाएगा। हम्म। सो घबराने की कोई बात नहीं है। लोकल कंडीशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उसका हम लोगों को फायदा लेना चाहिए। और अगले 10-15 साल में इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेबर मार्केट, हम्म। एंड इट विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हम्म। तो इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा और काफी ग्रोथ होगी, हमको केवल उसका फायदा उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। तो ये बात हो गई इक्विटी मार्केट को लेके आशीष जी। अब डेट की तरफ हम बात करें अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसा कि अभी बोला जा रहा है चारों तरफ यही है कि भाई 2023 में शायद जो अभी बढ़ोतरी हमने देखी है 2022 में इंटरेस्ट रेट्स को लेके, तो शायद 2023 में वो पीक आउट हो जाए और इन्वेस्टर्स जो हैं एक एक उसका बेनिफिट ले पाए। तो इस माहौल में क्या हमें सजेस्ट करना चाहिए करंट मार्केट को देखते हुए, डेट कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें हमारे क्या डायरेक्टली इस सिचुएशन में ड्यूरेशन फंड्स में, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में हम लोग सजेस्ट करें या शॉर्ट टर्म फंड्स में अभी मेंटेन रखें इन्वेस्टर्स को? आप फ्रेमवर्क या हाँ। हाँ, एक हाँ। सीधा फ्रेमवर्क या सिंपल कंपैरिजन में आपको देता हूँ। मैंने आपको बोला कि सेंसेक्स का 30 ईयर हिस्ट्री 12% कंपाउंडेड है। हम्म। मिड कैप इंडेक्स जो है ना, निफ्टी मिड कैप 150, जैसे हाँ जी। सेंसेक्स है, निफ्टी है, वैसा आप सब जानते हैं कि निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 150 ये भी एक 150। इंडेक्स है, बिल्कुल है। राइट। तो ये 30 साल का इसका हिस्ट्री नहीं है। निफ्टी मिड कैप 150 का हिस्ट्री लगभग 16-17 साल का है। हम्म। हम्म। तो इक्विटी मार्केट में जो मिड कैप, मतलब एकदम छोटे कंपनीज नहीं, मिड कैप 150 का क्या मतलब है कि समझो कंपनी का मार्केट कैप होएगा 20,000, 30,000, 40,000 करोड़। तो ये रिलायंस टीसीएस के साइज की कंपनी नहीं है, लेकिन ये 1,000-2,000 करोड़ मार्केट कैप की भी कंपनियां नहीं है। तो हम्म। लगभग लगभग आप समझिए कि 15-20 हजार करोड़ से लेके 40-50 हजार करोड़ अभी के माहौल में, दैट इज द मिडल ऑफ द मार्केट। नॉट द बिगेस्ट कंपनीज, नॉट द स्मॉलेस्ट कंपनीज। अब आप सोच रहे होंगे आपका सवाल डेट पे था, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो जो मिडल साइज, जो मिडल ऑफ द मार्केट है ना, वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट है मार्केट का। क्योंकि क्या होता है, बड़ी कंपनियां जो होती हैं
वो बियॉन्ड अ सर्टेन रेट स्केल नहीं कर पाती है, राइट। और जो स्मॉल कैप छोटी कंपनियां जो होती है ना, हाँ जी, इसमें मोर्टालिटी रेट काफी हाई होता है, क्योंकि सारी स्मॉल कंपनीज बिग कंपनीज नहीं बन पाती है। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। सो अगर आप वाकई में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मिडल ऑफ द मार्केट है, मिड कैप 150, ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप, टोटल मार्केट निफ्टी 500, सबसे ज्यादा रिटर्न मिड मिडल ऑफ द मार्केट। मैं जान करके मिडल ऑफ द मार्केट बोल रहा हूँ, मिड कैप नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि भाई बिटवीन नॉट बिग कंपनीज, नॉट स्मॉल एंड माइक्रो कैप, क्योंकि बिग कंपनीज कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन रेट एंड ऑल स्मॉल कैप कंपनीज डोंट सर्वाइव। तो द बेस्ट परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट इज इन द मिडल ऑफ द डेट मार्केट। में भी मेरा एक सिंपल है कि ट्रिपल ए बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पीएसयू बॉन्ड्स, और जीसेक भी अगर लेंगे ना तो 3 years to 5 years। तो जो मैंने स्टॉक मार्केट में एग्जांपल दिया ना मिडल ऑफ द मार्केट का, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट के डेट में अननेसेसरीली अभी रेट ऊपर जाएगा, अभी रेट नीचे जाएगा, अभी लॉन्ग ड्यूरेशन ले लो, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ले लो, डेट में वो सब एक्टिव मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिसको डेट में पैसा लगाना है, ऐसा फंड ढूंढो, चाहे वो फंड मैनेजर ने फंड का नाम शॉर्ट टर्म फंड रखा है या मीडियम टर्म फंड रखा है, वो तो आप लोग एनालिसिस करते हैं, आप ही एक्सपर्ट है, आप बता पाएंगे। कोई फंड का नाम शॉर्ट टर्म फंड है या मीडियम टर्म फंड है मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग फंड है, बिल्कुल। लेकिन 3 साल से 5 साल का मैच्योरिटी, या समझिए 2 साल से 5 साल का मैच्योरिटी, हाँ जी। उससे कम नहीं करने का, उससे लंबा नहीं करने का। 2 से 5 साल का मैच्योरिटी, पीएसयू बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रिपल ए, कम से कम डबल ए प्लस, दैट वुड बी द बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट। और ये ओके। बात भी आपकी सही है कि अगर आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के है, तो ये बात भी सही है कि भाई इंटरेस्ट रेट काफी काफी बढ़ गए हैं, 3-6 महीने और बढ़ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 2023 के साल में रेट्स डिक्लाइन होंगे। और आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको मीडियम टर्म वाला जो सेगमेंट बोला है, इसमें ऑलरेडी रेट्स काफी ऊपर जा चुके हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे तो अक्रूवल आपको कवर कर लेगा, आपका लॉस होने के चांस नहीं है। और बिल्कुल। अल्टीमेटली जब रेट घटेंगे और यील्ड स्प्रेड्स भी और कंप्रेस होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न बन सकता है। तो यही मुझे लगता है कि डेट में ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं करनी चाहिए। ओके। अगर डेट में इतना एग्रेसिव बनना है तो फिर इक्विटी में चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी इज मच बेटर देन लॉन्ग टर्म डेट आज की सिनेरियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर इट। अच्छा, तो जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ, उसके तीन आपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच, अर्ली इन्वेस्टमेंट और थर्ड वन बताया था, तो उसके साथ साथ एसेट एलोकेशन और एसेट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आशीष जी? मतलब एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है करना? सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबको एक इसके पीछे कपल ऑफ कैवियाट्स या कपल ऑफ बेसिक थिंग्स है विच आई वुड लाइक टू टच अपॉन। देखिए क्या है कि सबका सब पैसा 20-30 साल 40 साल लंबे अरसे के लिए नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि समझो कि कोई 35-40 years का है, तो वो ये भी सोच सकता है कि भाई 10 साल बाद घर लेना है। ऑफ कोर्स 20-30 साल का लंबा इन्वेस्टमेंट करियर होता ही है जब तक रिटायरमेंट वगैरह होती है। तो हम सबका इन्वेस्टमेंट करियर इज लॉन्गर देन व्हाट वी थिंक। इनफैक्ट मैंने देखा है कि पीपल अंडर एस्टिमेट देयर टाइम होराइजन एंड पीपल ओवर एस्टिमेट देयर नीड फॉर लिक्विडिटी। ऐसा आमतौर पे देखा गया है, जिसकी वजह से सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को। बट बी दैट एज इट मे, द फैक्ट इज दैट के सारा का सारा इन्वेस्टमेंट 30-40 years के लिए नहीं होता है। कोई अगर 30-40 years का है आज, तो वो ये भी सोच सकता है कि भाई अगले 10 साल में मुझे घर लेना है, हाँ, गोल बड़ा प्लानिंग के घर हिसाब से लेंगे। पैसा निकलता रहता है, आई हाँ, एग्री। कोई ये भी सोच सकता है कि बच्चों को यूएस भेजना है, पढ़ाई करनी है, कनाडा भेजना है, जो भी करना है। हाँ तो जी। क्या है कि सबके अपने अपने लाइफ स्टेज है, सबके अपने अपने लाइफ स्टेज पे अलग अलग उनके कोई ना कोई ट्रिगर्स या अलग अलग उनके कोई ना कोई गोल्स आने वाले हैं। हम्म। तो इसको देख करके पीपल विल डिसाइड कि भाई जो गोल्स मेरे अगले 5 साल के हैं, उसका पैसा मैं बैलेंस फंड में रखूं, जो 10-20 साल का है उसका पैसा इक्विटी में रखूं, और जो साल 2 साल का है उसका पैसा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में रखूं। तो पीपल विल हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट फॉर स्प्रेडिंग देयर एसेट्स एंड डूइंग हम्म। देयर एसेट एलोकेशन। अब क्या है कि बाजार जो है वो ऊंच नीच करता है,
समझो कि अगर आप सोचते हैं कि कुल मिला के सारा कैलकुलेशन करने के बाद मेरा 60% इक्विटी में होना चाहिए और 40% डेट में होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो मार्च 2020 वाला दौर जब आएगा तो वो 60+40 समझो आपका 100 है, 60 इक्विटी 40 डेट। जब मार्च 2020 जैसा दौर आएगा जहाँ पे इक्विटी में 30% की कट आ जाएगी, तो आपका इक्विटी टोटल एसेट जो है वो 100 के बदले 82 हो जाएगा, क्योंकि डेट तो चलो 40 तो 40 है, वो रहेगा 40, लेकिन जो 60 है उसमें 30% कट आ जाएगी, तो वो 42 हो जाएगा। तो 42+40 आपका वैल्यू 100 का हो जाएगा 82। अब वो 82 जो है, 82 में से 50 इक्विटी हो गया, 50 डेट हो गया, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू घट गई है। हाँ जी। तो अगर आपको 82 से 100 फटाफट रिकवर करना है, तेजी से रिकवर करना है 82 का 100, तो वो लोअर लेवल पे आपको डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, या तो शिफ्ट स्विच करना पड़ेगा पैसा है कम्प्लीटली, या फिर फ्रेश मनी, वो या जैसे आपने फ्रेश, बाय ऑन टिप्स बोला, तो फ्रेश हाँ मनी इन्वेस्टमेंट फ्रेश, करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। फ्रेश मनी, लेकिन पूरा का पूरा जो रीबैलेंसिंग है वो फ्रेश मनी से कवर नहीं हो पाएगा। हम्म। कुछ ना कुछ पैसा आपको डेट से इक्विटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है बाय नेचर, अगर आप एक एसेट एलोकेशन करते हैं तो बहुत लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि एसेट एलोकेशन बाय नेचर इज नॉट स्टैटिक, इट कैन नॉट बी स्टैटिक। तो बैलेंसिंग एसेट इज वेरी। एलोकेशन मींस, सी, एसेट एलोकेशन के साथ अगर रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं तो उसको एसेट एलोकेशन आप बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। करेक्ट, तो रीबैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। कभी ये भी हो सकता है कि भाई आपका 60-40 है और आपको 2021 जैसा साल आ गया, तो आपका 20-25% रिटर्न बन गया, तो फिर बैलेंस फिर बिगड़ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी से निकाल के डेट में डालना चाहिए, तो 2022 में जब रिटर्न नहीं बना तो आपको थोड़ा कम पिंच होता। हम्म। सो एसेट एलोकेशन इज नॉट एसेट एलोकेशन इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू द रीबैलेंसिंग, वो तो बिल्कुल। करना ही पड़ेगा। हम्म। और एसेट एलोकेशन अपने गोल्स के को मद्देनजर रखते हुए अपना एसेट को एलोकेट करें डिफरेंट एसेट एब्सोल्युटली, क्लासेस। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं अब यहीं रुकना चाहूंगा और अपने पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। आपकी इजाजत मांग रहा हूँ उसके लिए कि क्या श्योर हम श्योर, पार्टनर्स से क्वेश्चन ले पाए। यस यस यस, श्योर श्योर श्योर। तो श्रेया, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर नाउ। श्रेया, आप म्यूट पे हैं। Yes, sir. Thank you, Ashish ji. I request all the participants, if you have any question, you can ask by chat box. I request if any participant have any question, you can raise your question through chat box. किसी भी पार्टिसिपेंट के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। Sir, there is a question from Kunal Rajgor. Sir, what is the best time for rebalancing client portfolio? सी, हर 3 महीने या हर 6 महीने में रिव्यू करना चाहिए और फिर उसको रिबैलेंस करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर 3-6 महीने में एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाए, बट डेफिनेटली कितना परसेंटेज इक्विटी, कितना परसेंटेज डेट, आइडियली आपका क्या इंटेंशन था कि कितना डेट इक्विटी होना चाहिए, और हर 6 महीने उसको चेक करिए कि भाई वो उस रेंज में है या नहीं है। तो आई थिंक एवरी 3 मंथ्स, नॉट इवन 3 मंथ्स, मे बी एवरी 6 मंथ्स इज इनफ फॉर यू टू चेक दैट। Thank you, sir. So as I see, 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने में रीबैलेंसिंग करना जरूरी है। और साथ साथ आशीष जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कोई अगर मेजर इवेंट हो जाता है, जैसे सडनली मार्केट ड्रॉप ड्रॉप हो जाती है, आपने जैसे समझाया भी हम्म 2000 में जैसे इवेंट हुआ, नेगेटिव हो गए थे सारे मार्केट, तो उस समय अपॉर्चुनिटी थी रीबैलेंसिंग की फ्रॉम डेट टू इक्विटी। और 2021 में जैसे आपने समझाया कि भाई कैसे जो वो 25% के रिटर्न हमने बाउंस बैक देखा था मार्केट में, एकदम वी शेप रिकवरी, तो वहाँ इक्विटी टू डेट में भी शिफ्ट करना जरूरी है। तो वो उसमें हमें अगर कोई इवेंट होता है, आशीष जी अगर प्लीज मेरे को करेक्ट करिए अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, हम्म हम्म तो हम्म, हम्म। इवेंट में भी अगर कोई मेजर इवेंट अगर हो रहा है तो उसके साथ साथ
हमें उस टाइम पे भी एसेट रीबैलेंस करना जरूरी है। Definitely. I completely agree. Thank you, sir. So there is one more question from Shyam Gupta. Gold, real estate, and equity and debt allocation for a 30-year guy having moderate risk appetite model portfolio. Maybe I think Anandji, you can advise on this because you will know all your recommendations. जिससे यही पूछना चाहूंगा कि ये कितने टाइम के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, क्या गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मॉडरेट रिस्क एसेट एलोकेशन के हिसाब से। तो उसमें तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि रियल एस्टेट में 10%, गोल्ड में 10 to 15% करंट सिनेरियो को देखते हुए, इक्विटी में 30-35% एंड रेस्ट इन डेट में इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। और डेट में वही जहाँ जैसे आशीष जी ने हम सबको समझाया कि 2 to 5 years के इयर्स होल्डिंग वाले फंड्स में निवेश करा जाए। So his reply was for 30-year retirement. हाँ, सो फिर भी 30 ईयर के हिसाब से वी कैन फॉलो दिस अप्रोच मेरे हिसाब से। आशीष जी, अगर मैं आपका कोई इसमें सजेशन हो तो प्लीज लेट अस नो। आप म्यूट पे हैं आशीष जी। I would just say that real estate is not actually a investment for 99। अगर आप कोई हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल की नेक्स्ट 30 इयर्स की प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो खुद रहने के लिए घर ले लेंगे, लोन ले लेंगे, अपना घर बनाएंगे, वो जरूर डेफिनेटली इट्स ए इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। बट आई थिंक फॉर 99% ऑफ द पीपल रियल एस्टेट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। तो देन बचता है डेट और इक्विटी। तो डेट और इक्विटी जैसा आनंद जी ने बताया वैसा आप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक रियल एस्टेट शुड बी ट्रीटेड इन दिस केस एज ए इन्वेस्टमेंट रियली। Thank you, sir. So there is question from Gopal Krishna. When the market begin to fall from a major event, is it appropriate to redeem SIP investment and re-enter in bulk when market bottoms down? नहीं, तो ये देखिए, ये तो हाइंडसाइट में ही पता चलेगा, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं कर सकेंगे आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि फरवरी 2020 में मैं आपको बोल दूं कि भाई देखिए ऐसा है, एक बड़ा पेंडेमिक कोविड आएगा और पूरे दुनिया भर के लोगों को घर में बंद कर दिया जाएगा, कोई कहीं काम पे नहीं जा पाएगा और बाजार भी 40% गिर सकता है। ऐसा मैं अगर आपको फरवरी 2020 में बोल देता तो आप, जैसा साहब ने अभी पूछा है वैसा, आप पूरा का पूरा पैसा निकाल लेते। गिरने के बाद क्यों, पहले ही निकाल लेते, राइट? तो 3-4 महीना आप बहुत खुश होते, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2020 तक तो मार्केट फिर से न्यू हाइज बनाने लग गया था। तो क्या है कि जो बंदा आपको आके फरवरी 2020 में आपको आके बोलता है ना कि पैसा निकाल लो, मार्केट गिरने वाला है, उसको आपको मार्च 23 को आके बोलना पड़ेगा कि भाई अब पैसा वापस डाल दो, वरना रह जाएंगे बाहर। ठीक है, सो क्या है कि मैक्रो इवेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कोविड है, यूक्रेन का वॉर है, यूएस का रिसेशन है, चाइना का कोविड है, ये सब मैक्रो इवेंट है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, फरवरी 2020 में इवेंट को आप फोरकास्ट कर भी लेते तो आप मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा वो फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। So 2 things about macro events. First thing, you cannot forecast macro events. Second thing, which is even more challenging, कि अगर आप macro event को forecast कर भी लें तो उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये आप नहीं फोरकास्ट कर पाओगे। तो ये सब क्या, ये सब ख्याल चीजें होने के बाद ख्याल आते हैं कि भाई जब गिर रहा था तब निकाल लेते और नीचे के नीचे लेवल में एंट्री मार लेते। तो ऐसा फील हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना नामुमकिन है। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। क्योंकि मार्च 2020 में, हाँ, तो मार्च 2020 में जब देखिए, तो मैंने बोला कि फरवरी 2020 में आपको बोल देते कि भाई ऐसी घटना घटने वाली, आप निकल जाओ। फिर आपको बोल देते कि भाई मार्च 2020 में री एंटर कर लेना। लेकिन मार्च 2020 में लोगों को क्या लगता था कि दुनिया भर के 5% फेटालिटी रेट होएगा, 5% लोग कोविड से मरेंगे, और ऐसा लगता था कि 10 साल बाद वैक्सीन आएगा। हकीकत में क्या हुआ, 5% तो छोड़ो, 1% लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हुआ।
और दूसरी चीज क्या है पता है कि वैक्सीन 6 महीने के अंदर अंदर आ गया, और मार्केट तो 23 मार्च तक बॉटम हो गया था, और नवंबर 2020 के बाद तो मार्केट न्यू हाइस बनाने लग गया। अब आप सोचो, लोग घर के घर, मतलब सितंबर अक्टूबर तक तो लोग घर के अंदर थे, निकल ही नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन में थे, फिर भी नवंबर तक मार्केट न्यू हाइस बना रहा था। सो इसीलिए मैंने बोला कि ये सब चीजें बाद में हाइंडसाइट में ख्याल आता है, बट जब हो रहा होता है ना, तब तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। श्योर। सो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि पैनिक, जो हमने पहले भी डिस्कस करा, पैनिक सेलिंग में ना जाएं और निवेशक को विश्वास दिलाएं कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग, और मार्केट में जैसे अभी तक हमने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी करा है कि वी शेप रिकवरी आती है। जैसे कि आशीष जी ने बताया कि फरवरी में, फिर दिन मार्च में री एंटर करना, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन इतना इजीली नहीं लिए जाते हैं। कंप्लीटली एग्री विद इट। सो आशीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एएमसी के लिए कि हाउ व्हाइट ओक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एएमसी फॉर कस्टमर। ये प्रवीण जी पूछ रहे हैं, हमारे पार्टनर। तो श्योर। इफ यू कैन सो हेल्प इन। हाँ, से देखिए क्या है कि आजकल क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स का जो इंडस्ट्री है, इसमें जो पार्टनर्स हैं और जो निवेशक भी हैं, ये काफी मेरिटोक्रेटिक हो गए हैं। मेरिटोक्रेटिक का क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं 98 99 में मैंने मेरा करियर जब स्टार्ट किया ना, तो हम लोग के सारे अगर किसी निवेशक को मिलना है म्यूचुअल फंड के लिए, तो 98 99 में सारे के सारे जो हमारे कॉन्वर्सेशन थे ना, वो ऐसे होते थे कि भाई एनएससी में क्यों नहीं करना चाहिए, पीपीएफ में क्यों नहीं करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों पैसा बाजार में लगाना चाहिए, और अगर बाजार में लगाना है तो क्यों म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज डेट, व्हाट इज इक्विटी, ये लेवल पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता था आज से 20-25 साल पहले। तो म्यूचुअल फंड तक पहुंचते पहुंचते जो ग्राहक या निवेशक होते थे वो थक जाते थे, बोलते थे कि भाई इतना तो समझ में आ गया, अब बताओ करना क्या है। तो करना क्या है में अगर आप बोल देते कि भाई मैं आईसीआईसीआई से आया हूँ, मैं एचडीएफसी से आया हूँ, तो ठीक है, बात समझ में आ जाती थी। लेकिन 20-25 साल पहले अगर आप कोई नई कंपनी का नाम बोलेंगे तो बोलेंगे भाई म्यूचुअल फंड समझते समझते 2 दिन लग गए, अब तुम ऐसा नाम बता रहे हो जो हमने सुना भी नहीं है। तो बात, मामला बैठता नहीं था कभी। लेकिन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, म्यूचुअल फंड हैज बिकम हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब लोगों को समझ में आ गया है कि जो जैसे बोलते हैं ना, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये चलता था 25 साल पहले। अभी तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है वो वाला डायलॉग म्यूचुअल फंड में नहीं चलता है। अभी खाली मेरिट, मतलब भाई आप प्रोफेशनल है कि नहीं, आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, परफॉर्मेंस देने के लिए आपके पास कोई प्रोसेस, फिलोसॉफी, ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है। लोगों को वही मैटर करता है, बिकॉज नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन पीपल हैव अंडरस्टूड कि भाई अल्टीमेटली ये बिजनेस पूरा परफॉर्मेंस का है। अगर आप परफॉर्म कर सकेंगे तो आपका नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आपका बड़ा नाम है, आपको 1-2 साल पेशेंस रखेंगे, बट अल्टीमेटली तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो व्हाइट ओक का डिफरेंस क्या है कि इट इज द फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज फाउंडेड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। आप व्हाइट ओक ये नाम नया क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, फिनटेक कंपनी नहीं है। ये प्योरली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो नए से 5 साल पहले स्टार्ट किया गया है, और हमारे जो फाउंडर है प्रशांत खेमका, इन्होंने व्हाइट ओक का शुरुआत किया जून 2017 में। इसके पहले ये गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ रह चुके हैं, यूएस में, फिर इंडिया में, फिर सिंगापुर में। तो खास बात क्या है कि इट इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज फाउंडेड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंड इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो इसके पीछे कोई बैंक, ब्रोकर, फिनटेक ऐसा कुछ नहीं है, इट इज प्योरली अ इन्वेस्टमेंट कंपनी। दूसरी बात, आप लोग अब नाम सुन रहे हैं क्योंकि अब जाकर के हमने इंडिया में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, लेकिन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड हम लोग 5 साल से चला रहे हैं। तो हम लोग टोटली अभी 48,000 करोड़, मतलब समझिए $6 बिलियन मैनेज करते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि ये 48,000 करोड़ में से लगभग 32,000 करोड़ हम लोग गोरे लोगों का मैनेज करते हैं। तो दुनिया भर के सोवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, हमारा यूरोप में, यूके में और मॉरिशस में हमारे 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके द्वारा फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब तक ज्यादा नाम यहाँ पे आपने नहीं सुना है, क्योंकि हम लोग निवेश तो इंडिया में ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये फॉरेनर्स हैं। और हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सिंगापुर में, जहाँ से फॉरेनर्स का पैसा इंडिया में लगाया जाता है।
तो 32,000 करोड़ हम फॉरेनर्स का मैनेज कर रहे हैं जो इंडिया में लगाया है, और बाकी हमारा 14 से 15,000 करोड़ पीएमएस और एआईएफ में है। और अब हमने रिसेंटली म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 2,100 करोड़ है। तो दो तीन बड़े बड़े डिफरेंसेस है इसमें कि इट्स अ प्योर फंड मैनेजमेंट कंपनी, फर्स्ट फंड मैनेजमेंट कंपनी वेयर लाइसेंस इज गिवन टू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा बहुत बड़ा टीम है। प्रशांत जी जो हमारे फाउंडर है, केवल वो नहीं, 30 लोग हैं इक्विटी फंड मैनेजमेंट की रिसर्च टीम में, राइट। सो ये काफी डिफरेंस है प्रोफेशनल सेटअप का इसमें। और म्यूचुअल फंड अब लॉन्च हुआ है, लेकिन क्योंकि हम 5 साल से फंड्स मैनेज कर रहे हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी है हमारे फंड्स का। केवल डिफरेंस इतना ही है कि पहले हमारे इन्वेस्टर फॉरेनर्स थे, और अब हमने यहाँ पे इंडिया में इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी फंड क्रिएट किया है। गाइस एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड के साथ साथ दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन पीएमएस एंड एआईएफ स्पेस। तो ऑल्टरनेटिव में भी इंडियंस के ये बहुत अच्छी तरीके से एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड, रिलेटिवली प्रीटी गुड, नो डाउट। So, share next question, please. Thank you, sir. How much, there is a question from Raj Gaurji, how much annual return good for particular fund? So we can continue that fund or switch. Please guide with an example. मैंने बताया जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे, पहली बात तो मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट जो है, इक्विटी समझो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का 30 ईयर एवरेज 12% कंपाउंडेड है, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि लंबे, और दूसरी बात क्या है कि ये 12% कंपाउंडेड जो सेंसेक्स में आया है वो कभी +20, कभी -5, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का ऊंच नीच हुआ है, लेकिन एवरेज 12% है। तो खास बात दो तीन चीजें मैं आपको बोलूंगा कि भाई कोई भी फंड में आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करके रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, खराब मिल रहा है, वो अब 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, 1.5 साल में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको इवेल्युएशन का अपना जो विंडो है वो 5 साल रखना पड़ेगा। और लंबे अरसे का सेंसेक्स का हिस्ट्री 12% है, तो जो भी फंड 5 साल गुजरने के बाद अगर 12% के या इंडेक्स के नीचे है तो वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये जाहिर सी बात है। और एक थर्ड क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा कि 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का हम बोलते हैं, लेकिन 5 साल की गिनती कब होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े समय पहले मार्च 2020 की बात हो रही थी, तो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है कि एक निवेशक थे, उन्होंने मार्च 2015 में पैसा लगाया, ठीक है। तो काफी निवेशक फंड्स में निवेश करते हैं, सारे निवेशकों को तो हम मिलते नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने मार्च 2015 में पैसा लगाया। तो पहली बार उनकी मेरे से जब चर्चा हुई तब मार्केट गिर चुका था, अप्रैल 2020 का माहौल था। तो उन्होंने मुझे ईमेल करके मेरे से बात करने का रिक्वेस्ट किया, और फिर काफी नाराज थे वो। उन्होंने बताया कि आप लोग हमेशा बोलते हैं 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं 5 साल से लंबा इन्वेस्ट करके रखा हूँ, मेरा 5 साल का रिटर्न है 8%, 8% कंपाउंडेड मतलब। और सब लोग बोलते हैं 5 लंबे अरसे में डबल डिजिट रिटर्न आना चाहिए, मेरा तो 8% कंपाउंडेड आ रहा है, तो मैं बैंक में ही रखता, इतना ऊंच नीच क्यों झेलता मैं। तो उनका बात सुना, मैंने बोला ठीक है मैं आपसे कल बात करता हूँ। तो मैंने इनके अलग अलग डेट्स के सारे स्टेटमेंट निकाले। अब आप सब जानते हैं कि मार्च 2020 में बाजार 40% गिरा। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरी बात उनसे अप्रैल में हो रही थी, मैंने अप्रैल का लेटेस्ट स्टेटमेंट निकाला, और उसके पहले 20 फरवरी 2020 के डेट का भी एक स्टेटमेंट निकाला, क्योंकि उसके पहले मार्केट स्टेबल था। तो जिसने मार्च 2015 में इन्वेस्ट किया ना, उस बंदे का 20 फरवरी 2020 को रिटर्न था 13% टू 14% कंपाउंडेड। 14% कंपाउंडेड रिटर्न था, 4 साल 11 महीना, ठीक है। 5 साल और 1 महीना, अप्रैल 2020 जब उन्होंने मुझे फोन किया तो वो 8% कंपाउंडेड हो चुका था। अब सोचने वाली बात क्या है कि 1 महीने में अगर बाजार 40% गिरेगा ना, तो आपका 5 ईयर CAGR 7-8% से घट जाएगा। तो बाजार गिरने के पहले उनका 4 इयर्स 11 मंथ्स में उनका रिटर्न था 14% कंपाउंडेड, लेकिन 5 इयर्स और 1 मंथ में वो हो गया 7 to 8% कंपाउंडेड। तो 5 साल का मतलब वो 4 साल 6 महीना भी हो सकता है और 6 साल 1 महीना भी हो सकता है।
दैट इज वन। अच्छा, दूसरा चीज, नाराज तो हो गए, फिर मैंने बोला अभी मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, अब ये गलत समय है, बंद निकालो पैसा। फिर हर महीने चर्चा होती रही। नवंबर 2020 में जब निफ्टी 12,000 क्रॉस किया तो उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। तब तक उनका 11% कंपाउंडेड तक पहुंच गया था। तो 4 साल 11 महीना में 14% कंपाउंडेड, 5 साल 1 महीना में 7% कंपाउंडेड, 5 साल और 6 महीना में 11 से 12% कंपाउंडेड। और अगर वो एक और साल रुकते ना 2021 नवंबर तक, तो 18 से 20% कंपाउंडेड होता हो। सो जब लोग बोलते हैं कि कितना रिटर्न आना चाहिए, तो डबल डिजिट कंपाउंडेड आना चाहिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आप उसको हर महीना हर दिन रिटर्न का हिसाब नहीं लगा सकते। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। लंबे अरसे में पैसा बनता है, पक्की बात है, लेकिन वो ट्रेन या बस नहीं है कि टाइम पे आके रुकेगा वहां पे। बिल्कुल, कभी पहले आएगा, कभी बाद में आएगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। I completely agree. Patience is the only key to get higher returns in the market, no doubt. तो आशीष जी, एक बार हमारे को एक गगन जी ने भेजा है, एक अनदर सेशन की रिक्वेस्ट आई है हमारे पार्टनर से। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड कि हम एक सेशन दोबारा रखेंगे जिसमें कि हम व्हाइट ओक के बारे में इन डिटेल समझना चाहेंगे, पार्टनर्स चाह रहे हैं, जिसमें कि हम मेनली पीएमएस और एआई भी डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। श्योर श्योर। तो वो एक बारी हम एक बारी डिसाइड कर लेंगे आफ्टर दिस सेशन कि वो कब रखी जाएगी, Sure. सकते हैं हम लोग। So I think Shreya, we can it's over now. Yes, sir. तो थैंक यू आशीष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका और अपने श्रोताओं का जो यहाँ पार्टनर्स जो आए। और स्पेशली आशीष जी, आपने जिस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग और उसके तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, साथ साथ एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग के बारे में डिस्कशन करा बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ। आई एम श्योर सारे पार्टनर्स को उसका बहुत फायदा मिला है और अकॉर्डिंगली दे कैन कम्युनिकेट दिस मैसेज टू देयर पार्टनर, देयर क्लाइंट्स एज वेल। थैंक यू आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you, sir. all the best. I would like to thank you, Mr. Ashish ji, for joining and sharing your wonderful thought with us and our audience, giving us valuable time. Thank you so much. I would also like to thank Mr. Anand Sharma for connecting with us and making this session interactive. It was truly our pleasure to have you both with us. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you. Thanks to you as well. Thank you, sir. This is all for today's event. I thanks all of for joining this session. Thank you. The recording of this session will be shared soon.